शादी के मंडप में रेयांश अनिका के साथ 7वां फेरा लेने ही वाला था, लेकिन तभी राज मल्होत्रा अपने 8-10 हथियारबंद बॉडीगार्ड्स के साथ वहां आ गया और अनिका का हाथ पकड़कर उसे मंडप से जबरदस्ती ले जाने लगा। लेकिन रेयांश अपनी होने वाली पत्नी को ऐसे कैसे किसी को ले जाने दे सकता था। उसने राज का रास्ता रोक लिया, लेकिन तभी 4-5 बॉडीगार्ड्स ने आकर रेयांश के सिर के चारों तरफ से बंदूकें तान दी। तब राज ने कहा, जा किसी औरत के पल्लू में छिपकर अपनी जान बचा ले। अनिका मेरी थी और मेरी ही रहेगी, और आज तू नहीं, मैं उसके साथ सुहाग रात मनाऊंगा। ये सुनकर रेयांश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और एक एक करके सारे बॉडीगार्ड्स को मारने लगा। थोड़ी ही देर में सारे बॉडीगार्ड्स जमीन पर पड़े थे। फिर रेयांश ने राज को भी पीट पीट कर उसे अधमरा कर दिया। लेकिन तभी राज ने एक फोन घुमाया और थोड़ी ही देर में पुलिस आई और फिर रेयांश को 5 साल के लिए इस जेल के अंदर डाल दिया गया। जेल में रेयांश अनिका की याद में तड़पता रहा। समय बीता और 5 साल की सजा काटकर रेयांश जेल से बाहर आया, इस यकीन में कि आज उसे अपनी अनिका मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, उसकी पत्नी अनिका ने उसके हाथ में तलाक के पेपर्स थमा दी। रेयांश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मगर अनिका की जिद के आगे हार कर रेयांश ने उन पेपर्स पर साइन कर दिया और बोला, मेरा इश्क मुझे तुमसे भीख में नहीं चाहिए अनिका। ये मेरा हक है जो तुम मुझसे छीन रही हो, और इसके लिए तुम्हें एक दिन पछताना पड़ेगा। रेयांश का सब कुछ लुट चुका था कि तभी एक लग्जरी कार रेयांश के सामने आकर रुकी और उसमें से एक मैच्योर आदमी बाहर निकला और बोला, सर, मेरा नाम इंद्रजीत है। मेरे बॉस मैक्स आपके साथ ही जेल में थे और उन्होंने मुझे आपकी हर संभव सहायता करने का ऑर्डर दिया है। मैक्स का नाम सुनकर रेयांश सारी बात समझ गया। दरअसल रेयांश जिस जेल में बंद था, वहां बहुत सारे खतरनाक कैदी बंद थे, जिनमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट, क्रिमिनल्स शामिल थे। जेल में रेयांश की काबिलियत देखकर उन्होंने रेयांश को अपने पैसे और पावर्स ऑफर किए। रेयांश वहां से सीधे अपनी चाची और कजिन निशा के पास गया। निशा ने उसे बताया कि राज मल्होत्रा ने उसकी फैमिली और उसकी पत्नी अनिका को हर तरह से बर्बाद कर दिया और वो लोग इस बर्बादी का जिम्मेदार रेयांश को ही मान रहे थे। अच्छा, तो इसलिए अनिका ने मुझसे तलाक लिया। राज मल्होत्रा, मैंने तुझे खून के आंसू नहीं रुलाया, तो मेरा नाम भी रेयांश नहीं। ये सोचते हुए रेयांश वहां से निकल गया। अगले दिन मुंबई के एक वीआईपी होटल में बहुत बड़ा ऑक्शन होने वाला था, जिसमें राज मल्होत्रा भी जाने वाला था, इसीलिए रेयांश भी वहां पहुंच गया। अनिका भी वहां मौजूद थी। थोड़ी देर के बाद बोली लगनी शुरू हुई और रेयांश ने एक हीरे के नेकलेस और एक जमीन के लिए राज की लगाई बोली से बड़ी बोली लगाकर राज को पहला झटका दिया। ऑक्शन से बाहर आकर अनिका ने जैसे ही उस इंसान को देखा तो वो शॉक्ड हो गई। उसे लगा कि जैसे वो रेयांश ही हो। लेकिन फिर अनिका की फ्रेंड ने उसे समझाया कि रेयांश तो 5 साल से जेल में था, इसलिए उसके पास तो इतने पैसे आ ही नहीं सकते, और वो दोनों वहां से चली गई। खैर, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कुछ वक्त बाद ही रेयांश ने एक बड़ी कंपनी का टेक ओवर किया, नया रिक्रूटमेंट शुरू किया, जिसमें रेयांश के पुराने फ्रेंड्स भी आए थे। तभी एचआर मैनेजर आकर रेयांश से बोला, सर, इंटरव्यू की तैयारियां शुरू हो गई हैं, प्लीज कम एंड स्टार्ट द इंटरव्यू प्रोसेस। जब सबको पता चला कि रेयांश ही उस कंपनी का मालिक है तो सबके होश उड़ गए। रेयांश अपने केबिन में अभी आया ही था कि तभी उसका राइवल खन्ना इंडस्ट्रीज का मालिक प्रदीप खन्ना कमरे में दाखिल हुआ और रेयांश को धमकी देने लगा। मगर जैसे ही उसने हीराचंद परिवार के मुखिया हिमांशु हीराचंद को वहां देखा तो वो थर थर कांपने लगा। प्रदीप खन्ना अब समझ गया था कि रेयांश कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि उसके सपोर्ट में बहुत सारे पावरफुल लोग भी थे। कुछ वक्त के बाद रेयांश और राज मल्होत्रा की एक फंक्शन में मुलाकात हुई। राज मल्होत्रा ने रेयांश को देखकर कहा, अरे वाह, पार्टी में जेल से छूटे कैदी भी होंगे, मुझे ये नहीं पता था। ऐसे लोगों की वजह से ही बिजनेस कम्युनिटी बदनाम होती है। ऐसे फ्रॉड लोगों को तो बिजनेस करने ही नहीं देना चाहिए। राज मल्होत्रा ने रेयांश को नीचा दिखाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उसकी ये कोशिश तब नाकाम हो गई जब हिमांशु हीराचंद ने वहां पहुंचकर रेयांश को एक गुलदस्ता भेंट किया और रेयांश की काबिलियत की सबके सामने तारीफ की। हीराचंद परिवार का बिजनेस की दुनिया में दबदबा था, इसीलिए रेयांश की साख और भी मजबूत हो गई और राज मल्होत्रा को फिर से सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा।
लेकिन राज मल्होत्रा हार मानने वालों में से नहीं था। रेयांश को धूल चटाने के लिए उसने अपनी वाइफ की फैमिली से मदद मांगी, लेकिन राज के ससुर अमरजीत मल्होत्रा ने कहा, राज, इस मामले को आगे ना बढ़ाने में ही तुम्हारी भलाई है। मैं रेयांश को डिनर पार्टी में इनवाइट कर रहा हूं ताकि तुम दोनों वहां पैचअप कर सको। उस शाम रेयांश जब डिनर पार्टी में पहुंचा तो अमरजीत ने राज को रेयांश से माफी मांगने के लिए कहा, जिस पर राज मल्होत्रा ने हंसते हुए रेयांश से सॉरी कहा। इस पर अमरजीत ने कहा, रेयांश, अब तुम्हें भी सब कुछ भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती हैं। लेकिन रेयांश राज मल्होत्रा के सॉरी और उसकी हंसी के बीच के खोखलेपन को अच्छी तरह से समझ चुका था और उसने राज की माफी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। दरअसल राज मल्होत्रा का ससुर अमरजीत मल्होत्रा बिजनेस वर्ल्ड में कई दशकों से राज करता था। रेयांश का ये रवैया देखकर वो आग बबूला हो गया और कहा, रेयांश, तुम्हें पता नहीं है कि हम लोग कितने पावरफुल हैं। तुमने तो अभी इस बिजनेस की दुनिया में कदम रखा है। मैं चाहूं तो एक पल में तुम्हारे एम्पायर को पूरी तरह से खत्म कर सकता हूं। लेकिन फिर रेयांश ने हंसते हुए कहा, मिस्टर मल्होत्रा, आपने बिजनेस की दुनिया में किस तरह से जगह बनाई है ये मुझे अच्छी तरह पता है, और मैं चाहूं तो आपके पूरे बिजनेस को तबाह कर आपको जेल की सलाखों के पीछे भेज सकता हूं। इसके बाद रेयांश एक एक करके उन सब के किए गए गलत काम, मर्डर और फ्रॉड एक्सपोज करने लगा। रेयांश अमरजीत की पूरी हिस्ट्री निकाल कर उसके पास आया था। इतनी बारीकी से रेयांश को उनके हर गलत काम की जानकारी देकर वहां मौजूद सभी लोग डर गए और रेयांश को रोकने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। बड़े बड़े बिजनेस टाइकून के सामने रेयांश ने उनके गलत कामों को उजागर कर राज मल्होत्रा और अमरजीत की फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद रेयांश पुणे कुछ काम से गया और वहां अपने अंकल के एक खास दोस्त अनिरुद्ध सिंह के यहाँ रुका। रेयांश को देखकर अनिरुद्ध बहुत खुश हुए, लेकिन अनिरुद्ध की वाइफ और उनकी बेटी अनन्या का मुंह रेयांश को देखकर लटक गया। वो दोनों चाहती थी कि रेयांश जल्दी से जल्दी उनके घर से चला जाए। अनन्या और रेयांश एक दूसरे को बचपन से जानते थे और बचपन में अनन्या रेयांश के साथ खूब खेलती थी, लेकिन आज रेयांश उसके लिए जेल से बाहर आया एक मुजरिम था। ये महसूस कर रेयांश ने सोचा, वक्त के साथ लोग कितने बदल जाते हैं। एक गलतफहमी रिश्तों को जड़ से उखाड़ देती है। लेकिन अनिरुद्ध का रेयांश से खास लगाव था, इसीलिए उन्होंने रेयांश को एक काम दिया। अनिरुद्ध ने कहा, रेयांश, अनन्या एक देव नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन मुझे वो लड़का ठीक नहीं लगता। तुम्हें अनन्या के साथ जाना है और उस लड़के के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पता लगानी है। रेयांश उनकी बात को कैसे टाल सकता था। उसी शाम रेयांश को पता चला कि अनन्या देव के साथ एक पार्टी में जा रही है, तो रेयांश भी वहां पहुंच गया। अनन्या को भी पता था कि रेयांश उसके पिता अनिरुद्ध के कहने पर वहां आया है, इसीलिए उसने रेयांश को सबक सिखाने की ठान ली। दरअसल देव एक बॉक्सिंग चैंपियन था और उसने सबके सामने रेयांश को चैलेंज कर दिया। फिर देव ने कहा, रेयांश, आज देखते हैं कि तुम में सिर्फ पैसों का दम है या कुछ मर्दों वाली बात भी है। रेयांश ने भी मुस्कुराते हुए उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। तभी दोनों के बीच फाइटिंग शुरू हुई। देव एक के बाद एक नए पैंतरे रेयांश पर यूज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी रेयांश बहुत ही आसानी से हर बार उसके हमले से खुद को बचा लेता था। फिर रेयांश ने अपना एक हमला किया और देव चारों खाने चित्त होकर जमीन पर गिर गया। ये देखकर अनन्या भी हैरान थी। अनन्या के पिता अनिरुद्ध को जब ये पता चला तो वो बहुत खुश हुए। पुणे से वापस लौटने के बाद एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में रेयांश ने अपनी एक्स वाइफ अनिका को एक बिजनेस डील करते हुए देखा, लेकिन अनिका जिसके साथ बिजनेस डील करने के लिए पहुंची थी, वो अनिका को जबरदस्ती गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहा था। जब अनिका ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने कहा, मिस अनिका, शायद आपको एक बार फिर सोचने की जरूरत है। हम आपको ऐसे ऑफर्स दे रहे हैं जिनसे आपको सिर्फ फायदा होगा, लेकिन बदले में हमें भी तो कुछ चाहिए। अनिका को अनकंफर्टेबल देख उसकी दोस्त अनिका ने रेयांश से मदद मांगी, लेकिन ये सब देखकर रेयांश ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसकी आंखों में एक तपिश थी जिसे सिर्फ अनिका महसूस कर सकती थी। रेयांश ने एक ठंडी सांस ली और वहां से चला गया। रेयांश भले ही बिजनेस वर्ल्ड का बादशाह बनता जा रहा था,
लेकिन दिल का सुकून उससे कोसों दूर था। एक तरफ रेयांश की जिंदगी में ये सब चल रहा था कि दूसरी तरफ उसकी मुलाकात अमन कटारिया से हुई। अमन का दिल्ली और मुंबई सहित कई और शहरों में बिजनेस था और गहरे पॉलिटिकल कनेक्शंस थे। अमन जब रेयांश से मिला तो उसे एक छोटा मोटा बिजनेसमैन समझकर उस पर हंसने लगा और फिर रेयांश को अपने सामने झुकने के लिए कहा। लेकिन रेयांश उसके सामने और भी ज्यादा तनकर खड़ा हो गया। ये देखकर अमन कटारिया को गुस्सा आ गया और फिर दोनों के बीच वर्चस्व को लेकर लड़ाई हुई। और जैसे ही रेयांश ने अपनी नेटवर्थ उसे बताई तो अमन सबके सामने शर्मिंदा हो गया, क्योंकि रेयांश के सामने अमन की कोई औकात नहीं थी। लेकिन अमन कटारिया ने रेयांश से अपनी इस हार और शर्मिंदगी का बदला लेने का निश्चय किया, जिसके लिए उसने रेयांश की एक्स वाइफ अनिका को किडनैप कर लिया और रेयांश के पास संदेश भिजवाया। रेयांश, अनिका मेरे कब्जे में, चुपचाप मेरे पास आकर अपनी हार को मान ले, वरना मैं उसका ऐसा हाल करूंगा कि तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अमन को लगा था कि रेयांश इससे टूट जाएगा और अनिका को छोड़ने के बदले अपनी हार मान लेगा। लेकिन रेयांश अनिका को बचाने के लिए अमन के फार्म हाउस पहुंच गया। वहां उस पर जानलेवा हमला हुआ, लेकिन रेयांश वहां पूरी तैयारी के साथ गया था और उसने अमन के गुंडों को धूल चटा दी। ये देखकर अमन ने अनिका को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन तभी एक स्नाइपर बुलेट अमन के बगल से होकर गुजरी। अमन समझ गया कि रेयांश अकेले नहीं आया है और उसने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। इधर रेयांश ने अनिका को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया और बोला, अब तुम घर जा सकती हो अनिका, और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकती हो। मुझे पता है कि हम दोनों का रिश्ता बहुत पहले ही टूट चुका है और इसे बदलने की कोई कोशिश करना भी अब बेकार है। ये कहकर रेयांश मुड़कर जाने लगा और अनिका बस नम आंखों से उसे जाते हुए देख रही थी। रेयांश जितना अनिका से दूर रहना चाहता था, जिंदगी उतना ही उन्हें एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देती थी। और इन्हीं सब के बीच मुंबई वापस पहुंचने पर रेयांश पर जानलेवा हमला होता है। दरअसल ये हमला रेयांश को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक बड़ी बिजनेस फैमिली ने करवाया था। इस हमले के दौरान रेयांश की मुलाकात एक लड़की फाइटर से होती है, लेकिन उसने रेयांश की कोई मदद नहीं की। देखते ही देखते रेयांश और किलर्स के बीच एक जोरदार फाइट शुरू हुई और फिर उस फाइटर लड़की को ना चाहते हुए भी उसमें शामिल होना पड़ा। अंत में दोनों ने खुद को बचा लिया। रेयांश की जान आज तो बच गई, लेकिन उसने सोचा, आज तो मैं बच गया, लेकिन अब मैं दुश्मनों की साजिशों का जवाब उन्हीं की भाषा में दूंगा। अब जहर को जहर ही मारेगा। मुझे अब ताकतवर बिजनेस फैमिलीज से अपने रिश्ते और मजबूत करने होंगे। अब समय आ गया है खेल बदलने का। इस कड़ी में पहला नाम मित्तल और गोयल फैमिली का था। इसी सिलसिले में वो मुंबई के मित्तल परिवार के मुखिया नवीन मित्तल से मिलने उनके घर गया। रेयांश ने वहां पहुंचकर देखा कि नवीन मित्तल की तबीयत काफी खराब थी और उनके डॉक्टर उनके बीमारी को ऑर्गन फेलियर बता रहे थे। लेकिन रेयांश ने तुरंत अपने डॉक्टर को बुलाया, जो कि एंशिएंट मेडिसिन का जानकार था। रेयांश के डॉक्टर ने नवीन मित्तल का परीक्षण किया और कहा, इनकी हालत खराब का कारण ऑर्गन फेलियर नहीं, बल्कि इनके शरीर में घुलने वाला जहर है, जो कि इनको खाने में मिलाकर दिया गया है। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। मित्तल परिवार के लोग रेयांश और उसके डॉक्टर की बात नहीं मान रहे थे, लेकिन रेयांश ने उन्हें कन्विंस कर लिया और फिर रेयांश के डॉक्टर ने नवीन मित्तल का ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में नवीन मित्तल की तबीयत में सुधार होने लगा। इस घटना के बाद नवीन मित्तल को भी इस बात पर यकीन हो गया कि उनके ही परिवार में कोई उनकी जान लेना चाहता है। इसी तह तक पहुंचने के लिए नवीन ने जांच पड़ताल शुरू कर दी और इस तरह रेयांश और नवीन मित्तल की नजदीकियां बढ़ गई। अब बारी थी गोयल परिवार की, लेकिन रेयांश नहीं जानता था कि इस रास्ते में उसके लिए कितनी बड़ी चुनौती आने वाली थी। हालांकि रेयांश का कद दिन ब दिन बिजनेस की दुनिया में बढ़ता जा रहा था, लेकिन हर दिन उसे एक नए चैलेंज का सामना करना पड़ रहा था। तभी एक दिन रेयांश की मुलाकात गोयल इंडस्ट्रीज के मालिक आदित्य गोयल से हुई। आदित्य गोयल की भी तबीयत काफी खराब थी। ऐसे में रेयांश ने अपने उसी डॉक्टर से उनका इलाज शुरू करवाया जिसने नवीन मित्तल का इलाज किया था। लेकिन अचानक ही एक दिन आदित्य गोयल की मौत की खबर आई। शायद इसी खबर का इंतजार गोयल परिवार का दशकों पुराना दुश्मन कार्तिक मुखरेजा लंबे समय से कर रहा था। वो बहुत खुश हुआ, लेकिन अब उसे गोयल परिवार से बदला लेने का मौका मिल गया था।
इसीलिए कार्तिक ने गोयल परिवार को मिटाने के लिए वहां काम करने वाले लोगों को रिश्वत देकर अपने साथ मिला लिया और उनके घर पर एक खतरनाक हमला किया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे कार्तिक मुखरेजा के मंसूबों पर पानी फिर गया। दरअसल आदित्य गोयल उसके सामने जिंदा खड़ा हुआ था। उसने कहा, कार्तिक, मुझे पता था कि तू मेरे मरने की खबर सुनकर मेरी फैमिली पर हमला करने जरूर आएगा, इसीलिए तुझे रंगे हाथों पकड़ने के लिए रेयांश की सलाह पर मैंने सारा खेल रचा। तू मुझे बर्बाद करने के लिए आया था ना, अब देख मैं तुझे कैसे बर्बाद करता हूं। ये कहते हुए आदित्य गोयल ने कार्तिक मुखरेजा और उसके साथ मिले सारे लोगों को मार दिया। इस तरह रेयांश ने मित्तल और गोयल दोनों बिजनेस फैमिली से अच्छे रिश्ते बना लिए। रेयांश लगातार किसी न किसी बड़ी बिजनेस डील या इनोवेटिव आइडिया के चलते सुर्खियों में बना रहता था। उसकी काबिलियत और बिजनेस एथिक्स ने निर्माण ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी अजीत आनंद का ध्यान अपनी ओर खींचा। दरअसल निर्माण ग्रुप ऑफ कंपनीज कभी मुंबई में टॉप कंपनीज में से एक थी, लेकिन आज उसके दुश्मनों की साजिशों से उसके शेयर्स लगातार गिर रहे थे और कंपनी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अजीत को लगा कि रेयांश ही उसकी कंपनी की जर्जर हालात को ठीक कर सकता है। इसीलिए अजीत ने रेयांश को बुलाया और उसकी काबिलियत को परखने के लिए उसे कई कॉर्पोरेट चैलेंज दे दिए, लेकिन रेयांश ने हर चैलेंज को बहुत ही आसानी से पार कर लिया। तब अजीत ने रेयांश से कहा, रेयांश, निर्माण ग्रुप ऑफ कंपनीज सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक लेगेसी है। कभी इस कंपनी के नाम से ही शेयर बाजार में हलचल मच जाती थी, लेकिन विरोधी कंपनियों की लगातार साजिशों से आज ये कंपनी डूबने के कगार पर है। मैं चाहता हूं कि तुम इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बनो और फिर से इसे टॉप पर लेकर आओ। रेयांश ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उधर मुंबई की ही कुछ पावरफुल बिजनेस फैमिलीज रेयांश के बिजनेस वर्ल्ड में लगातार बढ़ रहे दबदबे को कम करना चाहती थी। वो सब एक साथ इकट्ठा हो रही थी और रेयांश को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। इस साजिश में रेयांश के कुछ पुराने दुश्मन भी शामिल थे। इसी दौरान रेयांश एक एक्सक्लूसिव बिजनेस समिट में पहुंचा जिसे एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप होस्ट कर रहा था, जहां रेयांश की मुलाकात बिजनेस वर्ल्ड के दिग्गज और अंडरवर्ल्ड के फाइनेंसर कबीर सिंघानिया से हुई। लोगों ने रेयांश को कबीर से सतर्क रहने की चेतावनी दी, लेकिन कबीर सिंघानिया अपने कॉम्पिटिटर्स को या तो खरीद लेता था या पूरी तरह से मिटा देता था। लेकिन रेयांश ने फिर भी उसका सामना करने का फैसला किया, पर वहां जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। कबीर सिंघानिया रेयांश को देखते ही उसे पहचान लेता है और खुद ही पीछे हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली का खोया हुआ उत्तराधिकारी है। आखिर कौन था रेयांश, जिसे देखकर कबीर सिंघानिया जैसा बिजनेस लेजेंड और फाइनेंसर भी पहली नजर में खुद से ही पीछे हो जाता है। इसी बीच रेयांश को एक शॉकिंग ट्रूथ के बारे में पता चला, जिसमें उसे अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ अहम जानकारी मिली। लेकिन जैसे ही वो उस लोकेशन पर पहुंचता है, उसे उसके पेरेंट्स वहां नहीं मिलते। रेयांश ने वहां मौजूद लोगों से सारी जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन सभी ने वहां रेयांश को एक बहरूपिया बताया और उसे वहां से चले जाने को कहा। वापस आने पर रेयांश की मुलाकात ईगल कॉर्पोरेशन के सीईओ से हुई, जो मार्केट में एक पावरफुल और प्रभावशाली नाम था। ईगल कॉर्पोरेशन के सीईओ को निर्माण ग्रुप ऑफ कंपनीज को पूरी तरह खत्म करना था, ताकि वो अपने एकाधिकार को और मजबूत कर सके। ईगल कॉर्पोरेशन के सीईओ ने रेयांश के सामने एक शर्त रखते हुए हंसकर कहा, रेयांश, अगर तुम्हें अपनी काबिलियत पर इतना ही भरोसा है तो त्रिनेत्र कंसोर्टियम को 1 महीने के भीतर खत्म करके दिखाओ। लेकिन अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम्हारी निर्माण ग्रुप ऑफ कंपनीज, जो पहले से ही गिरती हालत में है, वो हमेशा के लिए मार्केट से बाहर हो जाएगी। रेयांश जानता था कि त्रिनेत्र कंसोर्टियम एक चालाक और खतरनाक बिजनेस एंटिटी है, जिसका सफाया करना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन अगर मैंने ये कर दिखाया तो तुम्हारे ईगल कॉर्पोरेशन का टॉप टियर बिजनेस ग्रुप होने का दर्जा खत्म हो जाएगा। बिजनेस वर्ल्ड में रेयांश के बढ़ रहे दबदबे से कुछ बिजनेस फैमिलीज दहशत में थी। उन्होंने रेयांश की एक्स वाइफ अनिका को उसके खिलाफ यूज करने का प्लान बनाया, जिसके मुताबिक रेयांश के दुश्मन और एक बड़े बिजनेस टाइकून विपिन दलाल ने अनिका को बुलाया और कहा, मिस अनिका, आपकी काबिलियत की हम काफी इज्जत करते हैं। आप जैसे टैलेंटेड लोगों की हमें बहुत जरूरत है।
अगर आप हमारे साथ काम करें तो आपको भी फायदा होगा और हमें भी। अनिका को लगा कि उसे उसकी मेहनत का फल मिल रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो लोग उसे एक मोहरे के रूप में रेयांश के खिलाफ यूज करने वाले थे। इस दौरान रेयांश और अनिका कई बार एक दूसरे से टकराए, लेकिन रेयांश ने अपना दिल पत्थर का कर लिया था। वो अनिका को देखकर ऐसे रिएक्ट करता जैसे उसे अनिका की मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अनिका से कहा, मैंने कहा था अनिका, इश्क भीख में मुझे नहीं चाहिए और हक तुमने दिया ही नहीं। अनिका के पास उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं था। जब रेयांश को यह पता चला कि अनिका को उसके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो उन लोगों का पता लगाने लगा जो ये सब करने की कोशिश कर रहे थे। रेयांश की प्रोफेशनल लाइफ अब उसकी निजी जिंदगी में दखल देने लगी थी और वो अब न केवल बाहरी दुश्मनों से लड़ रहा था, बल्कि उसकी पुरानी जिंदगी की कड़वाहट भी उसका पीछा करने लगी थी। और साथ ही उसके दुश्मन लगातार उसके दोस्तों पर भी हमला कर रहे थे। रेयांश के दुश्मनों ने फिर से एक चाल चली और उसके एक नए प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को अपने साथ मिलाकर मजदूरों की हड़ताल करवा दी, जिससे रेयांश के उस प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ। लेकिन रेयांश ने उनको समझा बुझाकर अपने दुश्मनों की साजिशों को नाकाम कर दिया और एक बार फिर से अपने नए प्रोजेक्ट पर कंट्रोल हासिल कर लिया। इसी दौरान रेयांश की मुलाकात स्वाति नाम की एक तेज तर्रार जर्नलिस्ट से हुई, जो सालों से हाई प्रोफाइल बिजनेस और पॉलिटिकल मामलों की रिपोर्टिंग कर रही थी। लेकिन इस बार वो एक ऐसी खबर के पीछे थी जो देश की अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार को हिला सकती थी। एक सीक्रेट मीटिंग में स्वाति ने रेयांश के सामने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने कहा, मैं महीनों से एक षड्यंत्र की तह तक जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब मुझे सच्चाई पता चली तो मुझे नजरबंद कर दिया गया और ये सिर्फ एक शुरुआत है। रेयांश ने हैरानी से पूछा, कैसी शुरुआत और इसके पीछे कौन लोग हैं? फिर स्वाति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है जिसका मकसद पूरे शेयर बाजार और देश की इकोनॉमी को गिराना है, जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। अगर ये लोग अपने मकसद में कामयाब हो गए तो हजारों कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी और देश की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। अब रेयांश को भी यकीन हो गया था कि इस सब के पीछे कोई बड़ी साजिश है। फिर रेयांश और उसके साथियों ने स्वाति की सुरक्षा का जिम्मा लिया और इस साजिश को अंजाम देने वाले लोगों की खोज में लग गया। उधर दूसरी तरफ रेयांश के लिए लोगों का नजरिया लगातार बदल रहा था। इस सब के बीच रेयांश की मुलाकात फिर से उसकी एक्स वाइफ अनिका से हुई। उनके बीच का रिश्ता भले ही टूट गया था, लेकिन अनिका का चेहरा उसे आज भी धोखे और दर्द की याद दिलाता था। अनिका भी रेयांश को लेकर पहले कुछ फील करती थी, लेकिन अब रेयांश के लिए अनिका की फीलिंग्स नफरत में बदलने लगी थी, क्योंकि हर रोज उसे रेयांश के खिलाफ भड़काया जाता। इस बार जब रेयांश अनिका से मिला तो उसे समझ आ गया कि अनिका अब बिल्कुल बदल चुकी थी और वो अब रेयांश के दुश्मनों के हाथों की कठपुतली थी, जिसे बहुत ही चालाकी से तैयार किया था। लेकिन रेयांश ये जानता था कि उसके दुश्मन बस इतना करके आराम से बैठने वाले नहीं और वो ग्रुप बनाकर उस पर फिर से हमला करने की कोशिश करेंगे। तभी रेयांश को एक इनविटेशन मिला जिसमें उसके दूर के चाचा ने उसे डिनर पर बुलाया था, लेकिन उन्होंने वहां रेयांश के सामने एक प्रपोजल रखा जिसमें शर्त लिखी हुई थी, रेयांश, मैं जानता हूं कि तुम अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए काफी बेचैन हो, लेकिन तुम्हें कुछ खास लोगों के साथ अपने सारे संबंध तोड़ने होंगे। इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में बता दूंगा, चॉइस तुम्हारी है। रेयांश के लिए यह वक्त बहुत ही दुविधा से भरा हुआ था। एक तरफ उसकी एक्स वाइफ की नफरत उसके लिए लगातार बढ़ रही थी, तो दूसरी तरफ उसे अपने पेरेंट्स का पता लगाने के लिए अपने ही कुछ खास लोगों को छोड़ने की शर्त रखी गई थी। कौन थे वो लोग और क्यों रखी गई थी ये शर्त? क्या रेयांश अपने खिलाफ चल रही दुश्मनों की साजिशों से खुद को बचा पाएगा या फिर उनके द्वारा रची गई साजिशों के घेरे में ही फंस के रह जाएगा? क्या अनिका के मन में रेयांश के लिए जो गलतफहमी है वो कभी दूर हो पाएगी? क्या रेयांश अपने पेरेंट्स का पता ढूंढ पाएगा? और क्या था रेयांश का असली राज? जानने के लिए अभी डाउनलोड करें